थोड़ा लास्ट क्लास में अपन ने सीख लिया था कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ से हम एसिडिक मतलब एसिड बेस वाले रिएक्शंस को कैसे जज करना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या होगा, NaOH के साथ या सोडियम के साथ कौन टेस्ट देगा, कौन टेस्ट नहीं देगा, और कैसे एक एसिड बेस रिएक्शंस होती है। आज अपन बेस की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ की। तो देखो, हमने जब एसिड्स पढ़े तो एसिड्स में हमने क्या पढ़ा कि सर हमने एसिड्स में पढ़ा कि जो H प्लस देता है उस बेस पढ़ा, मतलब हमने आर्नियस एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड पढ़े। लेकिन जब हम बेस पढ़ने जाएंगे तो हम बेस पढ़ेंगे लुईस बेस। कौन सा बेस पढ़ेंगे? लुईस बेस कौन होता है? जो लोन पेयर देता है। जो क्या देता है? लोन पेयर जगह इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। लोन पेयर, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर देता हो, लोन पेयर क्यों कह रहे? तो अब देखो, अपने को बेसिक स्ट्रेंथ पता करना है। तो लोन पेयर का मतलब वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो किसमें नहीं गए बेटा, बॉन्ड बनाने में नहीं गए। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब आपके पास नेगेटिव चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ, कोई भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कोई भी दो पेयर हो, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो, बस खत्म कहानी। नहीं, बॉन्डेड तो कैसे जा सकता है बेटा, है ना? बता रहा हूँ, दोनों दोनों लेट आते हो आजकल। अब थोड़ा ध्यान से अगर अपन बात करें बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको पता है कि बेस वो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसमें OH माइनस की कंसेंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। OH माइनस की कंसेंट्रेशन क्या हो? अब OH माइनस की कंसेंट्रेशन ज्यादा कब होगी? जैसे आपको अगर मैं बात करूं कि अगर एक बेस है BOH, क्या है बेटा? क्लियर है? अगर वो बेस है तो वो क्या देगा? B प्लस और OH माइनस। अरे बोलो। और अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb लिखूं तो Kb क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब आपको पता है Kb की वैल्यू ज्यादा होगी तो OH क्या होगा? ज्यादा। और OH ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा। तो अपन क्या बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ OH की कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल है और Kb के भी प्रोपोर्शनल है। लेकिन आपको पता है बेटा OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा तो POH क्या होगी? कम। तो POH की क्या हो गया? इनवर्सली। इसी तरह Kb ज्यादा तो PKb क्या होगा? कम। ये सब हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। अरे बोलो। और PKb जितना कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी? ज्यादा। फिर आपको सर आप तो लुईस एसिड पढ़ा रहे थे, वहां OH माइनस कहां से आ गया? सिंपल है। तो देखो बेटा, लोन पेयर किसको देता है? जैसे ये NH3 है, ये लुईस बेस है बेटा, ये पानी से रिएक्शन करता है और पानी की H प्लस को लोन पेयर देता है, तो बनाएगा तो NH4 प्लस और OH माइनस ही ना। एंड ऑफ इट तो OH माइनस दे ही दिया इसने, खुद ने नहीं दिया, सॉल्यूशन में से H प्लस खा गया, अब भी तो OH माइनस ही है। और सिंपल सी कहानी है कि अपने को इनमें से किसी का भी ऑर्डर पूछा जा सकता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सिखाया था कि H प्लस की कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल पीएच के इनवर्सली, के के प्रोपोर्शनल पीके के इनवर्सली, उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सिखाया है। जैसे मैं अभी आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सिखाऊंगा और उसने पीके भी पूछ लिया तो आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखोगे, उसका क्या कर दोगे? उल्टा। मैंने आपसे आपसे पूछ लिया केबी का ऑर्डर बताओ, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही केबी का ऑर्डर होगा। समझा क्या? ये आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखो बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ हमें निकालनी है तो सिंपल सिखानी कि बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में बेस है कौन, कि सर बेस वो है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। डोनेट कौन करेगा बेटा? जो इजी, मतलब जिसके पास मन में होनी चाहिए ना डोनेट करने की, उसी को तो अपन दान दाता अच्छा बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये चार एग्जांपल है, क्लियर है? मैं सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा। तो ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये नाइट्रोजन कैसा है? sp हाइब्रिडाइज है। तो मैंने कहा कि इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? सारे के पास लोन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो कोई अगर इनसे इलेक्ट्रॉन मांगने है तो क्या उसे डोनेट कर सकते हैं? अरे बोलो, किस सर कर सकते हैं? तो मुझे बताओ कि कौन डोनेट करेगा? रेजोनेंस रेजोनेंस कोई नहीं है, कोई है ही नहीं ऐसा कुछ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इजीली डोनेट कर देगा। तो मुझे बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है इनमें से? देखो वैसे तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन का एसपी ऑक्सीजन को बीट कर जाएगा। अरे बोलो, क्या कार्बन का एसपी नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बीट कर जाएगा क्या? कार्बन का एसपी नाइट्रोजन को बीट कर जाता है, नाइट्रोजन के sp3 को। इसी तरह से नाइट्रोजन का एसपी ऑक्सीजन के sp3 को क्या कर जाता है? बीट कर जाता है। मतलब अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है? नाइट्रोजन। तो बोलो, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो इनमें फिर कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन है? ऑक्सीजन। और इन दोनों नाइट्रोजन में अगर मैं बात करूं तो ये नाइट्रोजन sp3 और ये sp2 है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बारी आई तो सबसे जो इजी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कौन डोनेट करेगा, वो वाला नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कोई उससे इलेक्ट्रॉन लेने आएगा तो ये उसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो उसके बाद कौन इजी डोनेट कर देगा, ये वाला नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, सबसे हार्ड डोनेट कौन करेगा, इस पे वाला नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो जो इजी डोनेट करता है वही अच्छा बेस है। तो सबसे अच्छा बेस कौन सा है, पहले वाला sp3 नाइट्रोजन, फिर sp2 नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में sp नाइट्रोजन। समझा क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखना है, जब आपके पास कोई और इफेक्ट हो ही नहीं। आगे बात समझ में। अब और इफेक्ट क्या है अपने को पढ़ना है, ये तो मैंने एक बेसिक ऑर्डर दे दिया आपको। अब अपने को जो मोस्टली जो सबसे हार्डली पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। ये अपने एमीन वाले चैप्टर में भी है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। तो बोलो, अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन क्या है बेटा, ध्यान से समझो। Why aromatic amines are less basic as compared to aliphatic amine and ammonia? कि अमोनिया के कंपैरिजन में एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन है, वो एलिफेटिक एमीन और अमोनिया से कम बेसिक क्यों होता है, पहला क्वेश्चन ये राइज होगा। देखो बेटा सिंपल सी कहानी, अगर मैं इनको देखूं तो एरोमेटिक एमीन उसे बोलेंगे जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच हो, किससे बेटा, बेंजीन से। किससे अटैच हो बेटा, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। आगे बात में, तो अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन को देखूं तो ये नाइट्रोजन बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, तो ये क्या है, एरोमेटिक एमीन। क्या ये वाला एरोमेटिक एमीन कहलाएगा, नहीं। और ये भी एरोमेटिक एमीन नहीं है, और ये तो अमोनिया है। अगर मैं बात करूं कि इनमें से ये सारे एलिफेटिक वाले, इनका ऑर्डर नहीं बता रहा हूं कौन कम ज्यादा, ये सारे मिलके इससे अच्छे, ये सारे मिलके क्या है बेटा, इससे अच्छे। अब बच्चे के मन में आता है कि सारे मिलके इससे अच्छे कैसे, क्लियर है। तो देखो बेटा इसका लोन पेयर है, तो इसका लोन पेयर सिंगल डबल, ये किस में जाता है, रेजोनेंस में। किस में जाता है, तो कोई हाइड्रोजन इससे लोन पेयर लेने आया, इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में गए, तो ये क्या कहेगा कि 5 मिनट आराम कर, 5 मिनट क्या करे, जब मेरे लोन पेयर रेजोनेंस से लौट के आएंगे तब दूंगा। आप सोच के देखो, एक दुकान पे जाते हो, जब भी वो दुकान पे जाते हो कहता 5 मिनट बैठ, सामान गोदाम में रखा है, गोदाम से आते ही दूंगा। हर चीज के लिए कुछ भी मांगने जाओ, गोदाम से आ रहा है, गोदाम से सामान आ रहा है, तो तुम उस दुकान पे जाना क्या करोगे, आपको कहेंगे वहां से लेने चले, क्या यार उसके पास कुछ मिलता तो है नहीं, टाइम वेस्ट और करता है। अरे बोलो, क्योंकि उसका लोन पे तो कहां चला जाता है, रेजोनेंस में। मांगने जाओ तो कहता है बाहर गया हुआ है, बाहर गया, आएगा तब देंगे, आएगा तब है। लेकिन इनका नाइट लोन पे तो इनके पास ही रहता है। अरे बोलो, क्या इनके रेजोनेंस में जाता है क्या, वही अपने पास, जैसे मांगने गया पकड़ा दिए ले। अरे बोलो, तो हम क्या कहेंगे कि जो एरोमेटिक एमीन्स है उसमें जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि इसका लोन पेयर तो उसके पास रहता ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि एरोमेटिक एमीन्स में जो नाइट्रोजन एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा, कम है, एज कंपेरिजन टू एलिफेटिक एमीन्स और अमोनिया, क्योंकि इस पे तो इलेक्ट्रॉन रहता ही रहता है। अरे बोलो, तो कोई भी एरोमेटिक आ जाए वो एलिफेटिक वालों से तो खत्म ही कहलाएगा, और उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, रेजोनेंस। मैंने इनका ऑर्डर तय नहीं किया अभी, मैंने सिर्फ ये तय किया है कि ये वाला है, ये इससे खत्म है। अरे बोलो, समझ में आया। नेक्स्ट वन, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट ए नाइट्रोजन एटम इन एरोमेटिक एमीन, सो दे आर लेस बेसिक। क्या इतना चमका क्या, चलो जी फिर से देखो। अगर अपन बात करें अपने पास ये चार ऑप्शन है, फिर से अगर मैं पहले वाले को देखूं तो क्या पहले वाले के लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे, अरे बोलो, क्योंकि एरोमेटिक एमीन्स है, लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे। क्या इसके लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएंगे, देख लो, लोन पेयर सिंगल है, डबल, क्या इसके लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे क्या, क्यों नहीं जाएंगे भाई, इसके इसमें जाएंगे पाई बॉन्ड, क्योंकि जब पाई बॉन्ड ये खुद का रेजोनेंस हो तो अपने ऊपर किसी की दुकान चलने। लेकिन जब मैं इसी में देखूं तो क्या इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस, यहां तो रेजोनेंस है ही नहीं, और इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस बन ही जाएगा। लेकिन इसका नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज और इसका नाइट्रोजन है, और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाता है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक स्वाइप में, एरोमेटिक नहीं है। तो मैंने कहा तुम खत्म, तुम क्या हो, तुम दोनों बहुत बढ़िया, तुम दोनों क्या हो,
अब इन दोनों में से इजी कौन डोनेट करेगा? sp3 वाला, मतलब 4 अच्छा है 3 से, और ये दोनों खत्म है, ये दोनों से खत्म है। अब इन दोनों खत्मों में से ज्यादा खत्म कौन है, इसका तय करना है हमें। तो देखो बेटा, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में गया है, किसी ने मांगने आया तो कहेगा 2 मिनट रुक, रेजोनेंस से आते पकड़ा दूंगा, क्योंकि इसे पता है लोन पेयर देने के बाद में एरोमेटिसिटी बनी रहेगी। एरोमेटिसिटी, इन लोन पेयर का एरोमेटिसिटी में कोई रोल है, लेकिन इसको किसी ने कहा कि लोन पेयर देना है, ये क्या कहेगा? चप्पल मारे ना खींच के, ये लोन पेयर दे दूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। एंटी क्या, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ना, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। तो क्या इससे कोई लोन पेयर मांगेगा? तो बहुत मुश्किल है इससे लोन पेयर लेना। अरे बोलो, क्योंकि इसने लोन पेयर देते हैं, इसका तो सब खत्म, क्योंकि इन्हीं लोन पेयर के कारण ये एरोमेटिक है, इन्हीं के कारण क्या है एरोमेटिक ड्यू टू लोन पेयर, सो इट्स विल नॉट ए डोनेट, इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब 1 अच्छा है 2 से। अरे बोलो, तो देखो बच्चे के मन में कई बार ये आती है कि सर वो भी एरोमेटिक, ये भी है। अरे लोन पेयर के कारण एरोमेटिक थोड़ी, वो तो रेजोनेंस में जा रहे हैं इसलिए कम अवेलेबल है, ये तो अवेलेबिलिटी की बात ही नहीं करेगा। अरे बोलो, सबका क्या? तो ये ऑर्डर समझ में आया सबको? किसी को इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, बाद में कहीं रो, पक्का? चलो जी, नेक्स्ट वन फिर से आता है कि वाई अमोनिया इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन्स। जितनी भी एलिफेटिक एमीन्स है, पहले हमने एरोमेटिक सल्ट आया और रेजोनेंस वाले सल्ट आए, अब एलिफेटिक एमीन और अमोनिया में अगर अपन बात करें तो अमोनिया ज्यादा खत्म क्यों है? अमोनिया कम बेसिक होती है, आ रही बात में? तो अमोनिया इसलिए बेसिक कम होती है क्योंकि इन सब के पास क्या है, कार्बन चेन जुड़ी हुई है, और ये कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्या करेंगे बेटा? और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अरे बोलो, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इन सब में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। अरे बोलो, तो इस पे कोई डोनेशन है तो इसके पास जो है वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जबकि इनमें तो क्या है बेटा, कार्बन चेन जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी हुई है? और कार्बन चेन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, क्या कर रही है? तो नाइट्रोजन में खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, जितनी है उससे ज्यादा है, तो ये ज्यादा डोनेट करेंगे, ये कम डोनेट करेंगे। कम का क्या? तो अपन क्या कह सकते हैं, ड्यू टू प्लस इफेक्ट कार्बन चेन, ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ कार्बन चेन एट नाइट्रोजन of aliphatic amines have more electron density so they are more a basic। समझा क्या सबको? चलो जी, नेक्स्ट कहानी देखो। अब हमें कंपैरिजन करना है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन्स का। हमने सबसे पहले का एरोमेटिक सल्टो, एरोमेटिक बाद का एमीन खत्म, अब बचे एलिफेटिक एमीन्स। इन एलिफेटिक एमीन्स में कौन अच्छा कौन है बुरा? इसके लिए देखो बेटा बहुत सारे 3-4 तरह से देखते हैं, नेट बाद में देखेंगे, पहले इंडिविजुअल देखेंगे कि भाई ये बात सबकी बात सुनेंगे, फिर उनका नेट निकालेंगे। नेट याद रखना होगा, बाकी इंडिविजुअल आंसर सुनो क्या कहता है, इंडिविजुअल लॉजिक है बाकी, ठीक है? तो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन्स की बात करूं, मैं सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट देखना चाहता हूं, और वो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देखना चाहूं तो आपके पास एक शर्त, ये कौन सी एमीन है बेटा? प्राइमरी। ये कौन सी आगे वाली कौन सी एमीन है? सेकेंडरी। और उससे आगे वाली टर्सरी। तो टर्सरी एमीन पे इंडक्टिव का मतलब इन कार्बन चेन खूब सारा नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, तो खूब सारा डोनेट करेंगे तो इनके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और खूब सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या इजी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डोनेट भी ज्यादा करेंगी। तो अगर मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखूं और कुछ ना देखूं तो मैं क्या कहूंगा कि टर्सरी ज्यादा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा है प्राइमरी से। मैंने ये नहीं देखा कि आदमी दिलदार है कि नहीं, मैंने सिर्फ ये देखा किसके पास पैसा है किसके पास से नहीं है। क्लियर है? मैंने कहा एक भिखारी है एक पैसे वाला, तो मैंने कहा भिखारी के पास तो पैसा है ही नहीं, कहां से दान करेगा? अरे बोलो, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, टर्सरी वाले के पास, ऑफकोर्स ये ज्यादा डोनेट करेगा। सिर्फ हमने इंडक्टिव देखा, क्या देखा? तो सिर्फ इंडक्टिव बेस अगर मैं देखूं तो इंडक्टिव पे अगर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल आनी चाहिए बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट के प्रोपोर्शनल। तो टर्सरी की ज्यादा सेकेंडरी से, सेकेंडरी से ज्यादा प्राइमरी। अरे बोलो, सेम कहानी में अगर सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस देखूं, स्टेरिक क्या देखूं? स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? आसपास से भीड़ भाड़। तो जो टर्सरी है उसके चारों ओर बल के ग्रुप लगे होते हैं, सेकेंडरी पे 2 ही बल के ग्रुप है, और प्राइमरी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बल की ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर इस पे बल के ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, यहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी कम, और यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ भाड़ है। अब एक दुकान है बेटा जिसमें सामान बहुत सारा मिलता है लेकिन भीड़ बहुत रहती है। मान लो तुम्हें एक साबुन लेके आना है और तुम्हें कोई कहे डी मार्ट से ले आ, तो तुम लेने जाओगे? नहीं कि यार आधे घंटे तो नंबर ही नहीं आना, हो सकता है 1 रुपए सस्ती मिल जाए लेकिन नंबर ही नहीं आना 1-2 घंटे तक।
क्या मतलब है इसे लाने का? बोलो कौन कौन जाता है डोमे से डीमार्ट? एक दो तीन। सस्ते मिलते हैं क्या? सस्ते मिलते हैं? अच्छा बाहर महंगा मिलता है। सेम ही है तो फिर क्यों जाती है? अच्छा ऐसे उठाना पड़ता है। सही है। कुछ बढ़िया है, जाया करो, अच्छी बात है, इससे क्या टाइम पास हो जाता है ना आदमी का। 2-3 घंटे से घूमो, हर चीजें देखो, आ जाओ, क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाती है मार्केट में क्या क्या नया है। फिर चलो जी। बाकी लाना तो वही जितना कि तुम्हें घर वालों ने पैसे दिए हैं, एक्स्ट्रा तो कहाँ से ले आओगे? अब लोग जानते ऐ सुगली। तो अपन बात करें टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो अब देखो बेटा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है लेकिन भीड़ भाड़ बहुत है, तो कोई भी H प्लस उसके पास जाने से कतराएगा बेटा। यार भीड़ भाड़ बहुत है, उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यहाँ भीड़ भाड़ कम और यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ही, तो एक H प्लस फौरन इसके पास पहुंच सकता है। तो हम कहेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना वो स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी कम भीड़ भाड़ होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना उतना ही आसान होगा। बोलो। तो अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे देखूं, मेरे को मतलब नहीं कम है कि ज्यादा, सिर्फ भीड़ भाड़ देखूं, तो भीड़ भाड़ के हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्सरी की। फिर बोलो समझा क्या? नेक्स्ट वन है बेटा, अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी के बेस पे देखूं कि इनमें से कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी की जगह आप हाइड्रोजन बॉन्ड कर लो। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी देखूं, क्लियर है, तो जैसे आप ये एक्वस मीडियम में काम करेगा, किसमें काम करेगा? एक्वस मीडियम में या पोलर प्रोटिक मीडियम में। पोलर प्रोटिक मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, बाकी में बनेंगे नहीं। तो जैसे मेरे बाकी जगह वर्क नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो अगर मेरे पास, मैं एक एक इफेक्ट देख रहा हूं, मतलब जब मैंने पहला इफेक्ट देखा तो बाकी इफेक्ट को नेग्लिजिबल माना, जब सेकंड देखा तो बाकी को नेग्लिजिबल माना, अब जब मैं थर्ड देख रहा हूं तो मैं सोच नहीं रहा बाकी दो इफेक्ट क्या है। जैसे आपके पास टर्सरी एमीन है, तो अगर वो लोन पे डोनेट करेगी H प्लस को तो यही बनेगा RN3NH। सेकेंडरी डोनेट करेगा तो यही बनेगा R2NH2 प्लस, और प्राइमरी डोनेट करेगा तब ये RNH3 प्लस बनेगा। अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये तीनों हैं तो पानी में, और पानी में ये क्या है, केटाइन, क्या है बेटा? और पानी में वही केटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा? प्राइमरी वाला। अरे बोलो। तो जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वही पानी में ज्यादा स्टेबल है। तो बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर मैं H बॉन्डिंग देखूं तो प्राइमरी वाला केटाइन ज्यादा बनाता है, तो स्टेबल कौन ज्यादा है? प्राइमरी वाला, देन सेकेंडरी वाला, देन बोलो। थर्ड के बाद अपने पास फोर्थ इफेक्ट आता है फ्लिपिंग ऑफ नाइट्रोजन एटम। फ्लिपिंग ऑफ ए नाइट्रोजन एटम क्या करता है बेटा? फ्लिपिंग करता है। और आपको पता है एक नाइट्रोजन एटम है ये कैसा नाइट्रोजन एटम है बेटा? sp3 नाइट्रोजन एटम है, जिसमें 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर है। 3 बॉन्ड और एक। अब जो बेटा इन ग्रुप में क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्या होता है बेटा? रिपल्सन। जैसे ये आपके पास 3 अमोनिया ऐसे दिखेगा बेटा, और एक लोन पेयर ऊपर होता है। इन तीनों लोन, यहां लोन पेयर है। इन तीनों ग्रुप में क्या होता है बेटा? अगर ये बल्कि ग्रुप होंगे तो आपस में रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? और इस रिपेल्सन को कम करने के लिए मॉलिक्यूल क्या करता है? इनको दूर दूर लेके जाता है। तो जैसे दूर दूर लेके जाएगा तो प्लेन में पहुंचेगा, और जैसे ही प्लेन में पहुंचेगा तो ये सब दूर दूर हो गए। फिर बोलो। और दूर दूर हो गए तो रिपल्सन क्या हो गया? कम। लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो वापस जाना तो sp3 में पड़ेगा, तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? वापस ऊपर चले जाते हैं। अरे बोलो। और लोन पे नीचे आ जाता है। तो देखो पहले ये स्ट्रक्चर अभी ऐसी है, और पहले कैसी थी? ऐसी। अभी ऐसी है, जब फ्लिप करेगा तो कैसी बन जाएगी? एक सेकेंड। अभी ऐसी है, फ्लिप करेगा तो ऊपर चली जाएगी। इसी को बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? अब अम्ब्रेला इन्वर्जन सीधा नहीं हो रहा होता है, मॉलिक्यूल पहले ही sp3 है, बॉन्ड एंगल 109 के राउंड है, ये sp2 टाइप की स्ट्रक्चर में जाएगा। प्लेनर होना sp2 है, तो इसमें क्यों जाएगा? ताकि रिपल्सन क्या हो? कम। लेकिन sp2 में रह नहीं सकता, वापस ऊपर की तरफ फ्लिप कर जाएगा पूरा का पूरा, और मॉलिक्यूल इस तरह ऊपर चला जाएगा। फिर से ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर गया तो ऊपर वापस रिपेल हुआ, वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा, वापस ऐसे आ जाएगा। कंटिन्यूअसली ये मॉलिक्यूल क्या करता रहता है? फ्लिपिंग करता रहता है, ऐसे, इस तरह से कंटिन्यूअसली। पर जाता इस तरह से है, sp3 से वापस sp3 में जाएगा,
लेकिन किससे जाता है, sp2 ट्रांजिशन स्टेट से, sp2 ट्रांजिशन स्टेट से। क्लियर है, इस तरह से है, sp2 में जाएगा, फिर ऊपर की तरफ फ्लिप कर जाएगा, फिर ऊपर से वापस नीचे की तरफ फ्लिप करेगा, समझ में आया? अभी ऐसे, फिर ऊपर की तरफ फ्लिप कर गया, फिर नीचे। तो अगर आप बीच की स्टेप भी देखो तो बीच में क्या है, पहले मॉलिक्यूल दूर दूर गए, क्या गए बेटा, दूर दूर, और फिर वो ऊपर चलते गए और ऊपर की तरफ मुड़ गए, फिर ऊपर जाके फिर रिपल्सन हुआ, फिर नीचे आई। तो बोलो, तो अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो एनर्जी डायग्राम कैसा होगा, इन दोनों की एनर्जी तो बराबर ही होगी बेटा, जैसी एनर्जी है वैसी एनर्जी इसकी होगी। अरे बोलो, सेम ही तो चीज है, लेकिन ये गए किसके थ्रू है, sp2, इनका जो डेल्टा एच आएगा वो कितना आएगा, जीरो। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी सेम है ना, डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगी, जीरो। पर इसके लिए भी थोड़ी बहुत एक्टिवेशन एनर्जी तो लगेगी ना, क्योंकि आप ट्रांजिशन स्टेट में जा रहे हो, किसमें जा रहे हो। अब क्वेश्चन उठता है कि सर फ्लिपिंग कब ज्यादा होगी, फ्लिपिंग हो क्यों रही थी, इस शरीर में रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है, इस रिपल्सन को कम करने के लिए दूर दूर गए थे, फिर वापस जाके ऊपर एक हो गए, फिर रिपल्सन वापस नीचे आए। तो रिपल्सन ज्यादा कब होगा, जब बल्की ग्रुप होंगे। तो बेटा जितना बल्की ग्रुप होगा, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, फ्लिपिंग। क्या सबको चमका, क्या फ्लिपिंग कैसे होती है, तो क्या सर जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लिपिंग। अरे बोलो, समझ में आया? अब मुझे तो बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो फ्लिपिंग सबको चमका। अब सोच के देखो तुम, कि मान लो एक दुकान है बेटा, जैसे अपने पास मार्क रखा है, उस दुकान के क्या दो गेट है, एक गेट इधर है, एक गेट है इधर है। तुम कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पहुंचे, दुकान वाले ने दुकान बंद कर दी, पीछे वाले गेट पे। तुम यहाँ से पीछे वाले गेट पे पहुंचे, पीछे वाला गेट बंद कर दिया, आगे वाले पे। सोच के देखो तुम्हारे साथ ऐसे करे तो कोई, तुम्हें जैसे ही तुम पीछे पहुंचे कि आगे से आगे से आ, तुम आगे नहीं, पीछे वाले पीछे वाले, दो चार राउंड मारने के बाद क्या कहोगे, कि मर कहीं और से ले लूंगा, और कभी भी नहीं आऊंगा, किसी को आने भी नहीं दूंगा। ये और धमकी, ये तो घाटा है, और डालूंगा घाटा, देखना तुम, बर्बाद करके छोड़ दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा तेरी अस्थि को। क्लियर है, होगा तुमसे कुछ नहीं, बट धमकियां तो तुम्हारी पूरी होगी ना, हवाबाजी। क्लियर है, तो तुम पूरी हवाबाजी उठाए रखोगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि भाई तुम्हारे क्या है, एकदम ईगो पे बात आ गई। क्लियर है, तो सिंपल सी कहानी, तुम यही यहाँ पे होगा बेटा। तो सेम कहानी, अगर कोई अगर मॉलिक्यूल फ्लिपिंग करता है, तो जैसे नाइट्रोजन ऐसा है, यहाँ पे उसके पास लोन पेयर है। क्लियर है, कोई इसके पास लोन लोन पेयर छोटा सा दिखना चाहिए ना, तो बड़ा इसके पास कोई हाइड्रोजन है कि लोन पेयर चाहिए, ये पलट के नीचे आ गया, कि नीचे आ, नीचे आ, नीचे पहुंचा, अपने ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर पहुंचा, नीचे चला गया, कि नीचे आ। ये क्या कहेगा, कि मर है, नहीं लेना तेरे से। तो जितनी ज्यादा फ्लिपिंग होगी, क्या आपकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। तो बस तो यही है, कि अगर मैं फ्लिपिंग देखूं, बेसिक स्ट्रेंथ देखूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फ्लिपिंग के, क्योंकि जितनी ज्यादा आप फ्लिपिंग करोगे, उतना लोन पे डोनेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ देखूं फ्लिपिंग के बेस पे, तो फ्लिपिंग के कारण सबसे कम फ्लिपिंग किसमें होगी बेटा, प्राइमरी वाले में होगी, क्योंकि प्राइमरी रिपल्सन क्या होता है, कम, टर्सरी में रिपल्सन क्या है, ज्यादा। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ का प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। लेकिन हमें तो नेट देखना होता है, क्या देखना होता है, नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट आपको याद रखना है, ये तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल इफेक्ट था, कि सिर्फ इंडक्टिव देखा, सिर्फ आपके स्टेरिक इंट्रेंस देखा, या सिर्फ हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा, या फिर सिर्फ क्या देखा, फ्लिपिंग। लेकिन जो ऑल ओवर ऑर्डर आएगा वो इनका क्या होगा, नेट। तो देखो, अगर गैसियस मीडियम देखते हो, क्या देखते हो बेटा, तो गैसियस मीडियम में कोई स्टेरिक इंट्रेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गैसियस मीडियम में है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है बेटा, और इंडक्टिव इफेक्ट टर्सरी का ज्यादा होता है, देन सेकेंडरी का, देन प्राइमरी का, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई रोड़ा नहीं। गैसेस मीडियम देखा नहीं, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, बस खत्म कहानी। बोलो, लेकिन अगर एक्वस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पूछे, गैसियस मीडियम में भी और नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी यही चीज है, कोई दिक्कत है, सेम ही बात है। लेकिन अगर आपको एक्वस मीडियम या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पूछे, तो वहां स्टेरिक इंट्रेंस भी होगा, वहां सब मैटर करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा, और इन सब का जो नेट आंसर आएगा वो होता है 213। कितना होता है, गैसियस मीडियम में कितना है, 321, और यहाँ पे कितना, 213। समझा क्या, जैसे आपके पास ये लिखा है, मैंने कहा गैसियस मीडियम में बताना, आपने देखा ही नहीं क्या चीज है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। मैंने पूछा एक्वस मीडियम, तो एक्वस में आप कहोगे ये सेकेंडरी वाला ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी वाला सबसे कम है, टर्सरी वाला। सारे एग्जाम्पल होंगे, बस एक मॉलिक्यूल इस एक्सेप्शन को फॉलो नहीं करता, वो है जब इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो। कौन ग्रुप हो,
इथाइल। गैसियस मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है, बताओ गैसियस मीडियम में किसका ज्यादा होगा? 60 से 321। अब एक्वस मीडियम में आंसर क्या होना चाहिए था? 213, लेकिन आंसर होता है 231। कितना होता है? ये हमारी आंसर को फॉलो अप नहीं करता, बस इसको ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए, बाकी हमारे आंसर एकदम फॉलो अप होंगे। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट ऑर्थो इफेक्ट क्या है बेटा? इसको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। जो अपन ने पहले ऑर्थो पढ़ा था उसको तो ऑर्थो लिख देते हैं, इसको लोग एसआईपी इफेक्ट है, पैसाइपी इफेक्ट लोग लिखते रहते हैं अपनी मर्जी से। है वही चीज, है वही चीज। अब की वही चीज कैसे? ऑर्थो इफेक्ट हमने पढ़ा था कि सर ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे वर्क करता है, और जिसके ऑर्थो ग्रुप पे कुछ भी लगा हुआ हो, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा रहा हो, एरा गेरा नत्थु वगैरह से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, ऑर्थो वाला क्या होता है बेटा? ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर जो ऑर्थो ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, और ये sp2 हाइब्रिडाइज एटम है, और जो यहाँ ऑर्थो पे जो ग्रुप लगा रहता है वो इस ग्रुप इस H को रिपेल करता है। इस बेचारे H की जगह थी यहाँ पे, यहीं का था, इसको रिपेल कर करके बाहर निकलवा देता है। क्या कर देता है? लेकिन एसिड में तो H प्लस जितना जल्दी बाहर निकलेगा उतना ज्यादा एसिडिक हो गया था। अरे बोलो। लेकिन बेस क्या करेगा बेटा? कि जैसे ये एरोमेटिक एमीन्स पे और इन पे दो पे काम करता है, इन दो पे काम करता है एरोमेटिक एमीन, और इस पे तो काम किया तो इस पे तो मोर एसिडिक हो गया था। अब एरोमेटिक एमीन्स है, ये बेस है, बेस क्या करेगा बेटा? H प्लस लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है बेटा आपके पास, बल्कि अब ये H प्लस यहाँ आना चाहता है, यही चाहता है बेटा, लेकिन ये ग्रुप आने देगा क्या? ये ग्रुप कहेगा कि जो यहाँ था मैंने उसको टिकने नहीं दिया, तो भारी है, तो बिल्कुल नहीं टिकने दू। अरे बोलो, काम तो वैसा ही है कि जो यहाँ था उसे धक्के देके बाहर निकाल दिया। NH2 के तो H प्लस यहाँ का है ही नहीं, तो बाहर से आके जुड़ना चाहता है, क्या ये ग्रुप इसको यहाँ रहने देगा? अरे बोलो, जब ये इसको यहाँ रहने ही नहीं देगा, मतलब H प्लस को आने नहीं देगा, तो अब H प्लस आएगा तभी तो ये बेस कहलाएगा। जब H प्लस को आने ही नहीं देगा तो क्या ये बेस कहलाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे H प्लस को धक्के देके बाहर निकाला तो इसने काम मौज कर दी। इसने क्या कहा? बढ़िया एसिड बन गए। क्या बन गया? बढ़िया एसिड। अरे बोलो, और इसमें क्या हुआ बेटा? H प्लस को आने नहीं दिया। इसमें तो H प्लस आता तो मौज बनती ना, तभी तो अच्छा बेस बनता है। तो अगर आपके एमीन्स के ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ तो वो क्या हो जाएगा बेटा? लीस्ट बेसिक। क्या हो जाएगा? लेकिन बेंजोइक में क्या हो जाता था? मोर एसिडिक। हम का क्या? तो इसी को अपन एमीन्स के लिए ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन एनी बल्की ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स देन इट इज लीस्ट बेसिक एज कंपेयर टू मेटाइन पेयर। कुछ भी लगा हुआ हो चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपने पास ये ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन दिए, हमें कहा कि इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालो। हमने कहा ये CS3 कहां लगा हुआ है बेटा? ऑर्थो पे। हमने कहा तू खत्म का नहीं खत्म। फिर बोलो, अब बचे ये तीन, इन तीन का फैसला करना है। क्या ये एरोमेटिक एमीन्स है? नाइट्रोजन ये भी एरोमेटिक है और ये भी, तीनों एरोमेटिक है। इन तीनों एरोमेटिक में अगर मैं देखूं तो इस CS3 ग्रुप का क्या लगता है बेटा? प्लस H और प्लस I। इस CS3 का बेंजीन पे प्लस H लगता होगा, लेकिन मेरे ग्रुप के क्या है? मेटा पे, तो सिर्फ क्या लगेगा? प्लस I। बोलो, तो और ये पहले वाला क्या ठहरा? मासूम। क्या ठहरा? अब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन को पास जितनी ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये किसी को डोनेट करने लायक बनेगा। तो मतलब डोनेशन पसंद है आपको? तो अगर इसका मतलब इसमें प्लस H से डोनेशन है, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता, तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा, फिर थर्ड वाला, और ये ठहरा मासूम। ये क्या ठहरा? और सेकंड को तो हमने पहले पीछे फेंक दिया। जैसे फिर से हमारे पास ऑप्शन है चार, हमने कुछ नहीं देखा। NO2 देखे, जैसे हमें ऑर्थो पे देखा, हमने कहा खत्म। हमने क्या कहा? बात खत्म। अब बचे ये तीन, इस NO2 का क्या लगेगा? माइनस आई। इसका क्या लगेगा? माइनस M और माइनस आई। और ये क्या ठहरा बेटा? मासूम। और हमें पता है कि विड्रॉ हमें पसंद है और विड्रॉ हमें पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि सेकंड और थर्ड दोनों में विड्रॉ है। अरे बोलो, और फर्स्ट वाला क्या है? मासूम। इसमें ना कोई विड्रॉ ना कोई डोनेशन। हमने कहा ये बहुत बेहतरीन। ये क्या बहुत है? और इन दोनों में मुझे पता है दोनों में विड्रॉ, लेकिन सेकंड वाला जिसमें ज्यादा विड्रॉ है, तो हम कहेंगे तू ज्यादा खत्म, तू ज्यादा। तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4। अरे बोलो,
सम का क्या? नेक्स्ट मैंने फाइंड आउट बेसिक स्ट्रेंथ, फिर सबसे हमें क्वेश्चन करना है। अब इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है, तो क्या आपको नहीं लगता इसका लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा रहा? अगर उसका लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है इसका मतलब क्या है बेटा? वो लेस है बेसिक। अरे बोलो, और ये क्या है बेटा? सम का क्या? नेक्स्ट वन। इन चारों में अगर मैं देखूं तो क्या इसका लोन पे रेजोनेंस में जाता है क्या? इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, ये सब रेजोनेंस में जाते हैं। मैंने कहा फैसला हो चुका है, वन तो सबसे आगे रहेगा। अरे बोलो, क्योंकि पहले एरोमेटिक एलिफेटिक से छांट दिया। अब बात आती है इनमें, तो देखो लोन पेयर तो नाइट्रोजन पे भी है, लोन पेयर ऑक्सीजन पे भी है, तो बताओ डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वो भी sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का sp खतरनाक है, sp2 नहीं है, तो इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डोनेट नहीं करके यही करेगा। इनमें दोनों नाइट्रोजन है तो कोई एक डोनेट करेगा। हमने पढ़ा है बेटा एनिक इक्विलिब्रियम में, पॉलीट्रोपिक एसिड वाले में, पॉलीट्रोपिक बेस में एक डोनेट करता है, फिर अगला डोनेट करता है, अगले वाले का कोई मतलब है खास रहता नहीं है। आपको याद होगा तो H3PO फॉर्मूला सिखाया था। क्या चीज हमको समझ में आई? पहले तो डोनेट कौन करेगा। तो अब इन तीनों में नाइट्रोजन रेजोनेंस में जाएगा। इस OH का क्या लगेगा? प्लस एम और ए माइनस आई। इसका प्लस एच और ए, इसका प्लस एम और ए, तो तीनों में ही डोनेशन है। लेकिन आपको पता है इसका डोनेशन तो हाइपर कॉन्जुगेशन से। हमने क्या कहा खत्म है, क्या है बेटा? ये दोनों में प्लस एम से डोनेशन है, लेकिन आपको पता है इसका डोनेशन क्या होता है? ज्यादा। और ज्यादा डोनेशन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा। अरे बोलो, ऑर्डर सम का क्या? भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच जानी चाहिए, इसके पास पहुंचेगी तो डोनेट कर देगा। अरे बोलो, जैसे अपने पास फिर से ऑप्शन है, इस NO2 का क्या लगेगा? माइनस एम और माइनस आई। एल्डिहाइड का भी क्या लगेगा? माइनस एम और माइनस आई। साइनाइड का भी क्या लगेगा? माइनस एम और माइनस आई। और इनका ऑल ओवर क्या लगेगा? माइनस आई। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, माइनस एम आपको पता है NO2 का CN से ज्यादा होता है, और CN का ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। किससे ज्यादा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप पे डबल बॉन्ड ओ लगेगा यहाँ पे ना। अब मुझे ये चीज पता है बेटा इन सब में कि इन सब में विड्रॉ है, लेकिन ये सब मेजोमेरिक से विड्रॉ है, ये इंडक्टिव से। तो हमने कहा ये तीनों खत्म, ये दोनों बढ़िया। इन दोनों में से माइनस आई ज्यादा किसका? Br का, क्योंकि नाली वाली कहानी है, दो ऑल ओवर है। तो इन दोनों में से किसका ज्यादा है? Br का। और Br का ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? और ज्यादा है किससे? 5 से। और ज्यादा होगा ना, Br का ऑल ओवर विड्रॉ ज्यादा है। अरे बोलो, इसका क्लोरीन का विड्रॉ कम है, तो 4 और 5 का फैसला हो गया बेटा। अब ये तीनों बचे, इन तीनों में मुझे पता है इसका सबसे ज्यादा विड्रॉ। मैंने कहा तू सबसे खत्म। फिर इसने कहा मेरा, मैंने कहा तू खत्म। इसने कहा लास्ट में मैंने कहा ले। अरे बोलो, अब नेक्स्ट वन अपने पास ये ऑप्शन है। देखो इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन ये नाइट्रोजन ठहरा सॉरी नाइट्रोजन sp2 क्या, इन सब में अगर मैं देखूं तो क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? क्या जाएगा? क्या इस लोन पेयर का रेजोनेंस, इस लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएगा? क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? क्योंकि पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, तो अपने ऊपर से किसी और की दुकान चलने। क्या इसका नाइट्रोजन रेजोनेंस में जाएगा? इसका जाएगा क्या? और यहाँ पे तो यही नाइट्रोजन है। तो अब बात आती है डोनर एटम कौन है, तो इसका डोनर एटम ये सर्कल वाला है। इसका अगर इस नाइट्रोजन को किसी ने कहा कि तेरे से लोन पेयर चाहिए थे, कि मेरे लोन पेयर तो गए रेजोनेंस में, किसमें गए? ऊपर वाले से ले ले। इसी तरह इनमें से ये दोनों नाइट्रोजन तो रेजोनेंस में गए, इसके पास से ले ले। तो तीनों में डोनर एटम तो वही है, लेकिन बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? क्योंकि पहले वाले को ये दोनों अपने लोन पेयर इसी के पास पहुंचा रहे हैं, तो इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ज्यादा डोनेट करेगा। इस पे सिर्फ यही पहुंचा रहा है, और इस पे तो सिर्फ R ग्रुप प्लस आई लगा रहा है। तो आंसर हो गया होगा सबका समझ में, 3 2 1, सॉरी 1 2 3। नेक्स्ट वन बात करें यहाँ पे फिर से, सब में NH2 है, सब में क्या है? सेम बात है। इस NO2 का क्या लगेगा? माइनस एम और ए। इस NO2 का क्या लगेगा? माइनस आई। इस NO2 के आपने दो बल्कि ग्रुप लगा दिए, और इन बल्कि ग्रुप का क्या लगता है? सर इफेक्ट। क्या लगता है? सर इफेक्ट बताया था ना। और सर इफेक्ट लगने का ये NO2 क्या चला जाएगा? आउट ऑफ प्लेन। क्या चला जाएगा? और आउट ऑफ प्लेन जाते इसका रेजोनेंस से खत्म, और रेजोनेंस खत्म तो बचेगा क्या? माइनस आई। तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा ड्यू टू सर इफेक्ट। तो इस NO2 का क्या लगेगा? माइनस आई। तो इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, लेकिन इसका माइनस है। हमने कहा तुझसे बड़ा कोई खत्म है, तो ये सबसे पीछे जाएगा बेटा। अब इन दोनों में से माइनस आई किसका ज्यादा लगता है? इसका ज्यादा लगता है। पास से माइनस आई ज्यादा, दूर से माइनस आई कम।
तो इसका माइनस आई कम है, तो थर्ड वाला 2 वाला 1। फिर बोलो, फिर देखो यहाँ पे हमने जैसे देखा, हमने कहा ऑर्थो इफेक्ट, क्या कहा? ऑर्थो इफेक्ट। और बिना ऑर्थो वाला मतलब ये अच्छा, ही दोनों खत्म। इसमें दो दो ऑर्थो इफेक्ट और खत्म। अरे बोलो, आउट ऑफ प्लेन NR2 जाता है। कौन जाता है? NH2 पे नहीं लगता है, क्योंकि बल्कि ग्रुप होना चाहिए। यहां पर भी क्या होना चाहिए? बल्कि। जैसे NH2OH, ये आउट ऑफ प्लेन है, नहीं जाते। अरे बोलो, अगले एग्जाम्पल ले। अब की बार देखो ध्यान से, ये वाला CH3 है, हमने दो यहाँ पे क्या लगाए बेटा? ये आयोडीन नहीं है, प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ CH3 है, फिर यहाँ पर भी CH3। इन दोनों CH3 का प्लस आई लगेगा। अब की बार मैंने यहाँ पर दो CH3 लगाए। बच्चे के मन में क्या आता है कि सर ऑर्थो इफेक्ट क्या आता है? लेकिन ऑर्थो इफेक्ट क्या है बेटा? यहाँ लगेगा सर इफेक्ट। क्या लगेगा? सर इफेक्ट लगता है NR2 पे, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। और जैसे ही बेटा ये सर इफेक्ट लगेगा, ये NH2 बीच वाला क्या चला जाएगा? आउट ऑफ प्लेन। और जैसे आउट ऑफ प्लेन गया, उसका रेजोनेंस से खत्म। रेजोनेंस खत्म मतलब ये तो एरोमेटिक की तरह काम ही नहीं करेगा। ये एरोमेटिक रहेगा, ये भी एरोमेटिक रहेगा, लेकिन ये तो एरोमेटिक वाली तरह काम ही, और एरोमेटिक की तरह काम नहीं करेगा, तो इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी है, लेकिन NH2 पे सर इफेक्ट लगता, वो आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। उसको रिपेल होगा तो वो आउट ऑफ प्लेन जाएगा। तो इस पे सर इफेक्ट लगा, ये आउट ऑफ प्लेन गया, और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन गया, हमारी मौज हो गई बेटा। अरे बोलो, तो ये सबसे बढ़िया हो गया, क्योंकि तो एलिफेटिक जैसा काम करने लग गया, क्योंकि तो आउट ऑफ प्लेन जाएगा ना सर इफेक्ट लगते ही। अब इसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो इसका लोन पे इसके पास ही रहेगा। इन दोनों का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, और लेकिन इसका क्या लगेगा? प्लस आई। क्या लगेगा? इस पे तो कुछ नहीं है। अरे बोलो, सेम कहानी अपने पास है NR3 और ये वाले में। अगर आप NR3 में देखो तो नाइट्रोजन, ये कैसा नाइट्रोजन है? टर्सरी नाइट्रोजन है। ये भी कैसा है? टर्सरी। लेकिन वो क्या है बेटा? फ्री नाइट्रोजन है। और फ्री नाइट्रोजन क्या करेगा? फ्लिपिंग। क्या करेगा? बस फ्लिपिंग को यही देखना और कहीं नहीं देखना। क्लियर है? ये टर्सरी फ्लिपिंग करेगा, लेकिन ये क्या है बेटा? ब्रिज्ड है, और ये लॉक्ड है, ऊपर से बांधा हुआ है। ये फ्लिपिंग करते रिंग टूट जाएगी। तो ये फ्लिपिंग नहीं करेगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास लेने आएगा तो इसके पास फौरन इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। लेकिन ये फ्लिपिंग करेगा, और फ्लिपिंग करेगा तो क्या है? लेस पैसे। अरे बोलो, चमका क्या? नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है, व्हाई एमाइड आर ऑलवेज लेस बेसिक एज कंपेरिजन टू एमीन्स। कि जो एमाइड है वो हमेशा लेस बेसिक क्यों होते हैं एज कंपेरिजन टू एमीन्स के? तो देखो बेटा, ये आपके पास पता है, एमीन आती है, कोई भी एमीन है, एरी गेरी जो भी है, उसका डोनर एटम कौन होता है? नाइट्रोजन। चाहे वो एलिफेटिक एमीन हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे आपके पास एरोमेटिक एमीन्स हो, कोई सी भी एमीन हो, उनका डोनर एटम तो एंड ऑफ इट नाइट्रोजन ही है। लेकिन अगर आप एमाइड में देखो, तो एमाइड में क्या ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा? ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसका पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। अब लेकिन इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, और उसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। अब किसी ने आके नाइट्रोजन को कहा कि हमने सुना तेरे पास लोन पेयर डोनेट करेगा, कि नहीं, मेरा लोन पेयर तो मैंने ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में लगा रखा है। किसके साथ लगा रखा है? कि रेजोनेंस में लगा रखा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास रहता है, कि जाके ऑक्सीजन से मांग, किससे मांगे? और आपको पता है ऑक्सीजन ने किसको देके निहाल किया है? निहाल करने का मतलब समझते हो क्या होता है? फायदा, अच्छा करना। तो इसने कोई फायदा नहीं किया। अरे बोलो, ऑक्सीजन किसको डोनेट करता है? किसी को नहीं करता। तो यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है, बाकी सारी एमीन्स में डोनर एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। अपन ने जितनी पढ़ी है, एरोमेटिक, एलिफेटिक, टर्सरी, सेकेंडरी, सब में चाहे माड़ा था, बुरा था तो डोनर एटम नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ने किसी को इलेक्ट्रॉन देके निहाले नहीं किए। अरे बोलो, तो अपन क्या कहेंगे? ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं, इसलिए हमेशा ही लेस बेसिक रहेंगे। तो एमाइड ऑलमोस्ट न्यूट्रल जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? अचम का क्या? नेक्स्ट, अब तुम एक काम करो, कुछ और थोड़ा बहुत बच रहा है मुझे जहां तक लगता है। नहीं, रुक जा, डिस्कशन थोड़ी करना है ना? पक्का? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ कुछ पीडीएफ बच तो नहीं रही ना। चलो जी, आप देखो बेटा, थोड़े टॉपिक और बच रहे हैं, भी सटाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं?
तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में अपन ने पढ़ा भी है, और वो पढ़ा है अपन ने थर्मोकेमिस्ट्री में। किसी एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो वहां पे हमने एक चीज नहीं बोली, बॉन्ड को हमेशा तोड़ना है होमोलाइटिक। कैसे तोड़ना है? आपने देखा होगा वहां मैंने केटाइन एनाइन की तरह नहीं तोड़ रहा था। CH3 को CH4 है तो उसको C+4H गैस तोड़ा था। फ्री रेडिकल फॉर्म में तोड़ना, होमोलाइटिक। कैसे तोड़ना है? तो हमें क्या करना है कि किसी बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है कि कैसे कैलकुलेट करनी है, बाकी हमने पढ़ रखा है थर्मोकेमिस्ट्री में। अपन ऑर्गेनिक परस्पेक्टिव में देखें तो टू कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ब्रेक द बॉन्ड होमोलाइटिकली, आपको बॉन्ड को होमोलाइटिकली तोड़ देना है। क्लियर है? एंड क्या लिखा आगे? एंड ऑब्जर्व स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हाँ बोल बेटा। कभी नहीं, मतलब अपने जब बॉन्ड एनर्जी नहीं कैलकुलेट करने, रिएक्शंस में हेटेरोलाइटिक तोड़ेंगे। ठीक है? एक डाउट पूछा, वो भी किसी काम का नहीं। अभी हेटेरोलाइटिक अपन पढ़ेंगे जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, मैं तो सिर्फ कैलकुलेट, एक एनर्जी कैलकुलेट करनी हो आपको उसकी। नहीं मैंने कहा करा बेटा। ठीक है? तो वहां पे मैंने बताया कि मैंने बोला नहीं होमोलाइटिकली, क्योंकि वहां तू फिर से क्यों सिर्फ पूछती क्या होता है होमोलाइटिकली, इसलिए मैंने बोला ही नहीं होमोलाइटिकली। मैं तू चुपचाप ऐसे CH4 था, मैंने ऐसे C+4H गैस लिख दिया, और कुछ बॉडम को पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। केटाइन एनाइन तो जानते नहीं थे ना उस वक्त, अनपढ़ थी। अब तो जान गई इसलिए जबान लड़ा रही है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो एच है, इसको जैसे आपके पास कोई बॉन्ड की एनर्जी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, आप उसको बॉन्ड को H3 इसको फ्री रेडिकली तोड़ दो, होमोलाइटिक। तो होमोलाइटिक तोड़ोगे तो H फ्री रेडिकल और A फ्री रेडिकल बनेगा। आपको इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है। अगर मैं तुम्हें ऐसे एक सिंपल से एग्जांपल दूं, मैं तुम्हें कहूं कि बेटा तुम्हें जाना है, और कौन सा देश है, हाँ ये सोमालिया, ओमालिया जो देश है। क्लियर है? हाँ नहीं नहीं, सोमालिया ये जो देश है वहां जाना है। अब सुनो ध्यान से। और वहां जाके तुम्हें रहना है, तो तुम क्या कहोगे कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कि हमें हमारा देश बहुत प्यारा है, हम इसी देश के लिए यहाँ रह के कुछ करना चाहते हैं, बस यहीं रहना चाहते हैं, अपने देश का भला करना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि सर सिंपल सी थिंग है, तुम्हें मन में तुम्हें पता है वहां जाते मार देंगे। यहाँ जैसे भी रोटी तो दे देती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट आजकल तो आटा वाटा भी बांटती है। टेंशन किस बात का है? खाने को आटा दे देगी बस, और आदमी को चाहिए क्या? अब लेकिन मैं तुम्हें कहूंगी नहीं बेटा तुम्हें अमेरिका जाना है, तुम कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5-10 लाख रुपए लगे तो हमसे ले लो। मैंने कहा बेटा वो देश सेवा की करूंगा ना, देश सेवा, वहां से डॉलर भेजूंगा, यहाँ देश का विकास होगा। क्लियर है? तो एक सिंपल सी कहानी है। हाँ किडनी तो तू बेचेगी बेटा, मुझे पता है। क्लियर है? तो अब सिंपल सी कहानी क्या है बेटा, कि आपके पास एक चॉइस है। अगर अब मैंने आपको फ्यूचर बेहतर दिखाया तो आपने जाने के लिए फौरन हाँ भर दी, और मैंने आपको एकदम फ्यूचर अगले जन्म का अच्छा दिखाया कि आपका अगला जन्म होगा वहां जाते ही। क्लियर है? तो तुमने जाने से मना कर दिया कि नहीं अगले जन्म कौन जाएगा, H3। तो अगर सिंपल सी कहानी कि तुम्हें कोई कहे सोमालिया जाना है, तुम जाने के लिए मना कर दोगे। और वही चीज मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें कहां जाना है, अमेरिका जाना है, तुम तैयार हो रुपए देने सामने के, रुपए लो आप तो। इसके पीछे सिंपल सी कहानी, मैं भी इस बॉन्ड को तोड़ूंगा। अब इस बॉन्ड को तोड़ते समय इसे पता लगा कि जो मेरे पास तोड़ने के बाद जो फ्री रेडिकल बनेगा वो अगर स्टेबल है, तो मैंने बॉन्ड को कहूं तोड़ दूं तो बॉन्ड कहेगा तोड़ दे, डर किसको रहा है। कोई एनर्जी की डिमांड भी नहीं करेगा कि कितना खर्चा लगेगा, कि ठीक है जैसा तेरा बन पड़े दे दे, क्योंकि उसे पता है आगे मौज है, आगे क्या है। लेकिन इसे पता लगे कि आगे फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, तो हमने कहा बॉन्ड तोड़ दूं, एक थप्पड़ दी ना इधर से तोड़ दूं। कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है नहीं है, मतलब बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट मरेगा, क्योंकि उसे पता आगे स्टेबल है। भाई तुम भी सोमाले जाने को तैयार हो जाओ, कहोगे 100 करोड़ रुपए दे दो, जाते 50 करोड़ रुपए वहां टेररिस्ट के मुंह पे मारेंगे, 50 करोड़ से ऐश करेंगे। अरे बोलो। तो सिंपल सी कहानी, आप आगे की स्टेबिलिटी देख के तय करते हो कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें ये देखना है कि फ्री रेडिकल स्टेबल है कि नहीं। अब आप बताओ अगर ये फ्री रेडिकल स्टेबल होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? कम, क्योंकि वो डिमांड ही नहीं करेगा ना, उसका फ्यूचर सेफ है। अरे बोलो। अगर उसे पता है फ्री रेडिकल स्टेबल है तो हमसे क्या करेगा, एनर्जी की डिमांड ही नहीं करेगा। लेकिन उसे लगा कि आगे मुश्किल है, तो आपसे डिमांड भी क्या करेगा, ज्यादा। अरे बोलो, चमका क्या? तो हमें फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी देखनी है। अगर फ्री रेडिकल स्टेबल हुआ तो आपकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल तो हमने पढ़ रखा है, जैसे हमसे कहा कंपेयर CH बॉन्ड एनर्जी।
हमसे क्या कहा, कंपेयर सी एच बॉन्ड एनर्जी। तो इन चारों की सी एच बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करने को क्या है, आप सबका एच तोड़ दो। अगर मैं यहाँ से CH3 और H का बॉन्ड तोड़ दूं, CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। यहां से अगर तोड़ दो तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, इस पे फ्री रेडिकल, और ये तोड़ दो तो इस पे फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में हमने सीखा था कि ये वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि इस पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं है। ये sp2 पे, ये sp कार्बन पे, और ये भी एक sp2 कार्बन पे। तो ये तीनों कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है। तो बोलो, अब अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो ये वाला sp कार्बन पे बना हुआ फ्री रेडिकल है, तो ये क्या है, कम स्टेबल है, तो ये सबसे पीछे। इन दोनों में बात करूं तो इसका एक sp2 कार्बन है साइड में, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसमें दो दो sp2 कार्बन खींचेंगे। तो ये कम स्टेबल और ये ज्यादा स्टेबल, और हमने इसको पूरा पढ़ा है फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी में, यही तो एग्जांपल था। और आपको पता है जिसके फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ज्यादा, अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ही निकालनी है और लिखना है, और फिर उल्टा करना है। अब कुछ सोचे सर मैं दिमाग में उल्टा कर दूंगा, नहीं, दिमाग में उल्टा करने के लिए दिमाग होना चाहिए। क्लियर है, तो आप पहले लिख लो। तो कई बार तुम्हारे दिमाग में उल्टा होने की जगह वो सीधा ही हो जाता है, क्योंकि दिमाग तुम्हारा पहले से उल्टा है ना। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है। तो अगर बच्चा क्या करता है, मैं दिमाग में सोच लूंगा ABCD, फिर लिखते समय गलती लिख लो भाई, फिर रेडिकल स्टेबिलिटी जैसे लिखा उसका जस्ट उल्टा वाला ऑप्शन ढूंढना है। अब जस्ट उल्टे में एरो भी देख लेना। क्लियर है, उल्टा तो लिखा लेकिन एरो ऐसा लिखा था ना, ध्यान से। अरे बोलो, आगे समझ में। जैसे अपने पास फिर से अपने पास ऑप्शन दिया आपको, अल्फा बीटा गामा। मुझसे कहा गया ये वाला गामा वाला, ये बीटा वाले, और ये अल्फा वाले में से इन तीनों में से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किस बॉन्ड की है, तो आप बॉन्ड तोड़ दो। अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन बनेंगे, कि जो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, एक एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। इस इन दोनों फ्री रेडिकल के पास रेजोनेंस है, इसके पास रेजोनेंस है नहीं है। हमने गामा वाले का तो खत्म, तो कौन है, खत्म। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब अल्फा वाला भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा, बीटा वाला भी रेजोनेंस करेगा। इन दोनों के पास रेजोनेंस है और दोनों के पास रेजोनेंस है, लेकिन आपको पता है इसके पास सिर्फ रेजोनेंस है, इसके पास रेजोनेंस, और यहाँ CH3 ग्रुप का क्या लगेगा, प्लस आई भी लगेगा। तो क्या ये बीटा वाला ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, बीटा अल्फा गामा। और जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बॉन्ड एनर्जी का अंडर, उसका क्या होगा, उल्टा। मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इसे पता है, मैंने कहा तोड़ दो, इसे पता आगे स्टेबल नहीं तोड़ने की कोशिश, तोड़ने देगा ही नहीं। अरे बोलो, चलो जी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हीट ऑफ कंबंशन की। हमने वहां पर भी बात की थी हीट ऑफ कंबंशन की, आज फिर भी है, ये थर्मोकेमिस्ट्री में बात हुई थी हमारी हीट ऑफ कंबंशन। तो वहां पे हमने पढ़ा था हीट ऑफ कंबंशन क्या होती है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कंबंशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को जलाने पर जो एनर्जी, और कंप्लीट जलाना है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबंशन। बाकी हमने उसको थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा, तो अपन सीधा टॉपिक पे आते हैं। हीट ऑफ कंबंशन किसके प्रोपोर्शनल होती है, मोलिकुलर वेट के। जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबंशन ज्यादा होगा। कि सर मोलिकुलर वेट ज्यादा होने से हीट ऑफ कंबंशन ज्यादा क्यों होगा रे भाई, क्योंकि बेटा आपको पता है 1 मोल जलाना है, और किसी का 1 मोल क्या होगा बेटा, वेट अपॉन मोलर मास। अब बताओ, मोल एक ही होना चाहिए, और मोल एक कब होगा, जब आपका वेट मोलर मास के बराबर होगा। अरे बोलो, जब आपका वेट क्या होगा, मोलर मास के। और आपको पता है जिसका मोलर मास ज्यादा है, जैसे आपके पास CH4 है, तो उसका 1 मोल लेने के लिए आपको 16 ग्राम जलाना है। जबकि यही आपके पास C2H6 है, तो इसके 1 मोल को जलाने के लिए आपको 30 ग्राम लेना पड़ेगा। अरे बोलो, तो इसके आपने 1 मोल में कितना ग्राम जलाया है, 16 ग्राम, और इसके 1 मोल में आपने कितना ग्राम जलाया है, 30 ग्राम। अरे बोलो, तो आपको सिंपल सी बात पता है कि किसका वजन ज्यादा जला है, इसका वजन ज्यादा जला है एक तरह से। तो जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, मोल तो एक ही बनेगा लेकिन वेट क्या होगा, ज्यादा। तो जिसको ज्यादा वेट होगा उसी की हीट ऑफ कंबंशन है ज्यादा। तो हमें मोलिकुलर वेट देखना है, क्योंकि पर मोल देखी जाती है। क्या देखी जाती है, मैंने कहा 10 किलोग्राम मेथेन और 5 किलोग्राम एथेन और 10 किलोग्राम मेथेन जलाई, हीट ऑफ कंबंशन किसकी ज्यादा होगी। तो आप हीट ऑफ कंबंशन तो पर मोल देखी जाएगी, क्या देखी जाएगी, हाँ, टोटल हीट उसकी ज्यादा रिलीज हो सकती है, पर हीट ऑफ कंबंशन तो कैसे डिफाइन है, पर मोल। आगे बात में एक कैलोरीफिक वैल्यू भी सिखाई थी, पर ग्राम, हीट ऑफ कंबंशन को मोलिकुलर वेट से डिवाइड करने पर, और वो उससे क्या तय होता है, पेट्रोल कौन सा अच्छा है, फ्यूल कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आई बेटा, कि हीट ऑफ कंबंशन सबसे पहले आपको देखना है मोलिकुलर वेट। और अगर मोलिकुलर वेट सेम आ जाए, तो मैंने आपको सिखाया था कि हीट ऑफ कंबंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के।
जो स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ कंबंशन क्या होगी, कम, और जो अनस्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ कंबंशन क्या होगी, ज्यादा। क्यों ज्यादा होगी, वो लकड़ी वाला और घास वाला एग्जाम्पल दिया था, फिर बोलो। और उसमें आपको सिंपल सी क्लियर है कि हीट ऑफ कंबंशन, एक लकड़ी को जलाते समय आपको पता है कि लकड़ी क्या है बेटा, स्टेबल है, तो उसको रजिस्ट करेगी, जबकि घास रजिस्ट नहीं करती। अब कोई कहेगा सर लकड़ी से ज्यादा एनर्जी निकली, नहीं, आप 1 किलो घास लो और उसके पास भी खड़े नहीं हो सकते, जल्दी जल जाते। बात जल्दी लेट के जलने की नहीं है ना। आप जब होली पे घास जलाते हैं तो उससे दूर जाना पड़ता है हमें, फिर बोलो। तो सिंपल सी कहानी है कि आपको हीट ऑफ कंबंशन फिर देखना है स्टेबिलिटी से पहले मोलिकुलर वेट देखना है। जैसे ये मेरे पास है, तो मैं सबसे पहले क्या देखना है, स्टेबिलिटी। क्या देखनी है, स्टेबिलिटी। क्या, मोलिकुलर वेट। इसमें 5 कार्बन, इसमें 4, इसमें 3, ऑफकोर्स इसके ज्यादा है, बोलो। अब मैं अगर इन दोनों की देखूं तो आपको पता है ये कौन है, ट्रांस, ये कौन है, सॉरी हाँ सिस, और सिस और ट्रांस में से दोनों का मोलिकुलर वेट बराबर है, और सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है, ट्रांस। स्टेबल ट्रांस होते हैं, स्टेरिक इंटरेंस नहीं होती। तो ट्रांस क्या है बेटा, ज्यादा स्टेबल, और सॉरी, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, और ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब उसकी हीट ऑफ कंबंशन क्या होगी, कम। बाकी हमने इसको खूब पढ़ रखा है थर्मोकेमिस्ट्री में, अब बार बार नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अपन ने वहां पे से छोड़ ही दिया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है बेटा, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन ए पाई बॉन्ड। किसी पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ ए, क्लियर है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, एक पाई बॉन्ड है, आई समझ में, इस पाई बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा और इस पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देने, मतलब अनसैचुरेटेड से क्या बना देना है, सैचुरेटेड। तो एक पाई बॉन्ड के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 मोल। 2 पाई बॉन्ड के लिए 2 मोल हाइड्रोजन। अरे बोलो। तो अब हो क्या रहा है बेटा, आप एक पाई बॉन्ड तोड़ते हो, क्या करते हो, पाई बॉन्ड तोड़ते हो, और आप क्या बना रहे हो, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो। तो आप वीक बॉन्ड तोड़ के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हो, तो आपको पता है वीक बॉन्ड तोड़ने पे एनर्जी क्या होती है, कम, तोड़ने पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो वीक बॉन्ड तोड़ा तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब की, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते समय ज्यादा एनर्जी क्या कर दी, रिलीज। तो ऑल ओवर एनर्जी क्या होगी, रिलीज। अरे बोलो। तो इसलिए मैंने बोला एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ ए, क्लियर है। अब जैसे आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी क्या होगी, ज्यादा। फिर बोलो। नेक्स्ट वन है, अगर आपके पाई बॉन्ड सेम हो, पाई बॉन्ड क्या हो, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, रेजिस्ट करेगा, क्या करेगा, रेजिस्ट। तो स्टेबिलिटी के क्या है, इनवर्सली। स्टेबल मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड जोड़ने की कोशिश, हाइड्रोजन जोड़ने की कोशिश नहीं करने देगा। फिर बोलो। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड आउट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। आपसे इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जैसे ऑर्डर पूछा, तो ये जैसे आपके पास 4 एग्जांपल है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, इसमें कितने, 6, इसमें कितने, 6, इसमें कितने, 6। फिर बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, अपने पास 2 ऑर्डर है, तो हमें पता है कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो सबसे कम होगा, इन सबके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो एक ऑर्डर तो हमें पता है, सिस तो हमेशा ही कम होना है, एक ट्रांस ज्यादा होगा किससे, अनसिमेट्रिकल से। अगर ये ऑर्डर लेते हो तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर इसके उल्टा आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो सेम है। और अगर आप ये ऑर्डर नहीं लेके ये लेते हो कि अनसिमेट्रिकल ज्यादा है किससे, ट्रांस से, फिर कौन है, सिस, और फिर ए, तो आंसर क्या आएगा, इसके बेस पे अनसिमेट्रिकल, फिर ट्रांस, फिर सिस, फिर ए। ये अपन ने दोनों सीख सके। अब देखो ये एग्जांपल आपके पास आता है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तो इसमें कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा, 1 मोल, और दूसरे वाले में कितना लगेगा, 2 मोल हाइड्रोजन लगेगा। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है, ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आपसे पूछा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा, मैंने कहा उसकी, उसकी क्या है, कम। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछ के मुझसे ये पूछा कि पर मोल हाइड्रोजन के लिए किसकी ज्यादा है। पर मोल का मतलब इसका भी एक पाई बॉन्ड जाए, इसका भी क्या जाए, दोनों का एक एक पाई बॉन्ड जाना चाहिए। तो अगर मैं सिंपल इसको एक बार घुरा दूं, सिंपल सा पूछूं, तो तुम्हें पता है इसका एक पाई बॉन्ड, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, पर जाना दोनों का एक ही है। इस पाई बॉन्ड, इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड को जाना है, इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड को जाना। अब बताओ, तो आपको पता है इसका पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, मतलब क्या है, स्टेबल है, और इसका पाई बॉन्ड क्या कर रहा है बेटा, रेजोनेंस नहीं कर रहा, मतलब अनस्टेबल है। तो बताओ किसकी ज्यादा होगी, स्टेबल वालों की क्या होगी, कम। तो हाइड्रोजन पर मोल इसकी ज्यादा होगी, बोलो। समझा गया यहाँ पे सबको, पक्का। अब देखो बड़ा ध्यान से, अपने कोई चीज पढ़नी है यहाँ पे। मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी अपने पढ़ ली। अब से एग्जामिनर हमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये आपके पास ये क्वेश्चन देगा इस तरह से,
ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, किससे कराई बेटा? और इससे ये बना, और का इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो H1 आपको दे रखी है -300 किलो जूल पर मोल, जो भी है। में कोई दिक्कत है? फिर आपको दे रखा है एक बेंजीन है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रखी है बेटा आपको, ऐसे लिखेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इक्वेशन आपको खुद लिखनी पड़ेगी। एक बेंजीन है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन H2 आपको दे रखी है -500 किलो जूल पर मोल। फिर कहता है फाइंड आउट रेजोनेंस एनर्जी, फाइंड आउट। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने छुड़वा दिया था। आपको पता है कि यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस कर रहा होता है, तो अगर आप इसके पाई बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो आपको पता है रेजोनेंस करते समय इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी रिलीज कर दी थी। और अगर मैं वापस से इसकी सिंपल सी कहानी, इस मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड तोड़ना चाहते हो, आप क्या चाहते हो? पाई बॉन्ड टूटे। तो ये मॉलिक्यूल तो इस तरह से था बेटा रेजोनेंस में, इस तरह से आप इसके रेजोनेंस तोड़ोगे तभी तो इसका पाई बॉन्ड अलग अलग होंगे, और जब पाई बॉन्ड अलग अलग होंगे तभी तो हाइड्रोजन लाके चिपकाओगे। तो भाई पहले सिंपल सी कहानी, इस मॉलिक्यूल को अगर आपको करना है तो आपके इसके रेजोनेंस तोड़ने पड़ेंगे। रेजोनेंस क्या करने पड़ेंगे? और रेजोनेंस करते समय इसने एनर्जी रिलीज करती थी। अरे बोलो, अब आप चाहते हो पहले रेजोनेंस खत्म हो तभी तो आप हाइड्रोजन जोड़ पाओगे, ये पाई बॉन्ड पहले घूमना रुके तभी तो उस पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अरे बोलो, अब जैसे पंखा आपका चल रहा है स्पीडली, तो मुझे अगर इसकी विंड साफ करनी है तो पहले पंखे को रोकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लो ऐसे रोकना है, मुझे हाथ दे के रोकना पड़ेगा पहले। अगर मान लो इसके स्विच नहीं ऐसे सीधा है, तो कब रोक पाऊंगा? जब मैं जितनी स्पीड से पंखा चल रहा है उतनी एनर्जी पहले बाहर से इस पे पुट करूं, तब जाके पंखा रुकेगा, फिर ये तो साफ कर पाओगे। उतनी एनर्जी पहले से देनी पड़ेगी, जिस पहले हमने इसके घूम रहा है जिस स्पीड से, उतनी बाहर से एनर्जी देके इसे रोकनी पड़ेगी, तभी तो पंखा रुकेगा। तो ये सेम कहानी, रेजोनेंस तो घूम रहा है बॉय बॉन्ड, मैंने कहा हाइड्रोजन जोड़ने पाई बॉन्ड पे। कहता जब मैंने रेजोनेंस स्टार्ट किया था उस वक्त एनर्जी रिलीज कर दी थी, उतनी एनर्जी वापस दे दे मैं रुक जाऊंगा। अरे बोलो, तो सिंपल सी कहानी है। देखो यहां से मुझे एक चीज पता चलता है कि एक पाई बॉन्ड के लिए मुझे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही थी। अरे बोलो, और तो तीन पाई बॉन्ड के लिए कितनी रिलीज होनी चाहिए थी? इन तीन पाई बॉन्ड के लिए अगर कोई मुझसे पूछे तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए बेटा? एक पाई बॉन्ड से 300, तो तीन पाई बॉन्ड के लिए आपको नहीं लगता -900 किलो जूल पर मोल रिलीज होनी चाहिए थी? आना तो ये चाहिए था। अब बाकी एनर्जी कहां गई? इसका मतलब हमने शुरुआत में रेजोनेंस को तोड़ने में लगा दी। जैसे अपन सिंपल सा एग्जांपल ले, जैसे अपने पास किसको ले, मेरे को ले, शुभांशी। अपने शुभांशी ने क्या कर रखा है बेटा? सब्जियों का एकदम वो लगा रखा है, बाग लगा रखा है, ठेला नहीं बाग लगा रखा है, उसमें सब्जियां उगती है और वहां से सब्जियां बेचने आती है, सिंपल सा है। तो अगर वो मान ले अपने घर से यहाँ पे आके अपने यहाँ कोचिंग के इधर सब्जी बेचती है, तो ये एक तो सब्जी को सर पे उठा के लाए और ला के सब्जी बेच दे 30 रुपए की। कितने रुपए की सब्जी बेचती है? 30 की, नेट 30 रुपए का इसका प्रॉफिट है। और पैदल ही चली जाए तो 30 का कमाए, 30 इसके पास रह गए। अब ये क्या है कि इसको थोड़ा सा स्वाद आने लग गया। अब ये क्या करती है, सब्जी घर से निकलती है, ऑटो करती है, ऑटो वाला 10 रुपए लेता है, वो इलेक्ट्रिक ऑटो, ठीक है, ई रिक्शा। तो वो क्या 10 रुपए इससे लेता है, यहाँ उतार देता है, फिर ये 30 रुपए की सब्जी बेचती है और फिर उसी ई रिक्शा को पकड़े घर चली जाती है। पैसे पैसे भाई, स्टार्टअप स्टार्ट है। तो सिंपल सी कहानी, इसको अब नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, लेकिन इसने कमाई तो 30 की हुई थी ना। तो सेम कहानी है, यहाँ पे अगर एक पाई बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 300 थी, तो तीन की भी कितनी होनी चाहिए थी? 900। अरे बोलो, लेकिन अब सिंपल सी कहानी है कि शुरुआत में इसको रेजोनेंस तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई होगी। अरे बोलो, तो वो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी? तो हमें साफ लिख रहा है कि 500 रिलीज हुई, हम कहते हैं हमारा हिसाब कहता है 900, तो मतलब बाकी 400 खर्च कर दी। भाई हमें पता है कि शुभांशी को 30 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था और प्रॉफिट आपके देखा 10, तो हमें पता है 20 रुपए शुभांशी ने उड़ा दी। अरे बोलो, तो वही कहानियां है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता है एक बॉन्ड की 300, तो तीन बॉन्ड की कितनी होनी चाहिए? 900। वो कहता है 500, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब हुआ है तो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे? +400। अरे बोलो, +400 किलो जूल क्या हो गया था? एब्जॉर्ब। समझा क्या?
लेकिन किसी भी चीज की रेजोनेंस हमें पता है ना एब्जॉर्ब हो गया था, लेकिन वो हम जो रेजोनेंस एनर्जी पूछता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हम कितना लिखेंगे? -400। कितना लिखेंगे? रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है ना, वो तो हमने अपने तरीके से निकाला जुगाड़ करके। तो बोलो, यहाँ तो एब्जॉर्ब हुई है, लेकिन रियलिटी में तो रेजोनेंस एनर्जी एब्जॉर्ब ही होती है, रिलीज ही होती है। हाँ पॉजिटिव एकदम, आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वैसे, कोई टेंशन नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? 400। जैसे हम उसमें कर रहे थे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाले में, भाई हमें पता है स्ट्रॉन्ग और वीक वाले से इतनी रिलीज होनी चाहिए थी, वीक वाले में जो डिफरेंस आता है वीक का है। तो यहाँ पर भी ऐसे करना, अगर मान लो यहाँ 2 पाई बॉन्ड देता, तो आप क्या कहते हैं? रिलीज होनी चाहिए 600, हुई कितनी? 500, बाकी 100 गएंगी रेजोनेंस। समझ में आया रेजोनेंस क्वेश्चन कैसे करना है? चलो जी, बस थोड़ा सा बचा है। नेक्स्ट वन कितना सा बचा है? चलो कोई नहीं, अब कल पढ़ लेंगे, इतना कल डिस्कशन भी कर लेंगे, इसे खत्म भी कर देंगे।